नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। रोहतक पहुंचे गुरनाम सिंह चडूनी, मकड़ोली टोल पर कार्यक्रम का आयोजन। अग्रोहा में एक परिवार के 5 लोगों की मौत का मामला। पर्यावरण प्रेमी ने परिवार की हत्या कर की खुदकुशी। सिरसा के वकीलों ने की हड़ताल। महिला पुलिसकर्मी पर मामला दर्ज करवाने की मांग पर अड़े वकील। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के रोहतक जिले में आज किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी पहुंचे हुए हैं। यहां मकड़ोली टोल पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि चडूनी आगामी पंजाब चुनाव में अपनी पार्टी के लिए हरियाणा के किसानों का सहयोग मांग सकते हैं। वे भी अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह किसानों की पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में ड्यूटियां लगाकर वोटों की अपील करवाने का काम कर सकते हैं। उनके अचानक रोहतक आने पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। रोहतक हुड्डा खाप द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अखिल भारतीय किसान संघ के प्रधान गुरनाम सिंह चडूनी पहुंचे। यहां से किसानों के काफिले के साथ उनको मकड़ोली टोल पर लाया गया। टोल पर किसानों द्वारा हरियाणवी कार्यक्रम का आयोजन है। इसके साथ ही यहां पर सम्मान समारोह का भी आयोजन है। आयोजन में अनेकों किसानों समेत कई लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा गुरनाम सिंह चडूनी पंजाब इलेक्शन पर हरियाणा से किसान साथियों का सहयोग की मांग कर सकते हैं। अग्रोहा में एक परिवार के 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। हिसार जिले में पर्यावरण प्रेमी के नाम से मशहूर रमेश ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर खुद भी अपनी जान दे दी। रमेश ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा। मृतक रमेश लोगों के घरों में घुसे सांप, जहरीले जानवर, बिच्छू, जंगली छिपकलियों को पकड़कर जंगल में छोड़ता था और इस काम के लिए वह पैसे भी नहीं लेता था। लेकिन अपने ही परिवार को मौत के घाट उतारने की घटना ने ग्रामीणों को हिलाकर रख दिया है। अग्रोहा शहर के नंगथला गांव में हुए इस हत्याकांड की खबर ग्रामीणों ने पुलिस को दी। परिवार के 4 लोगों के शव घर में और रमेश का शव बरवाला रोड पर मिला। मरने वालों में रमेश कुमार उम्र 35 साल, पत्नी सुनीता 15 और 13 साल की 2 बेटियां और एक बेटा 10 साल का भी शामिल है। बहुत ही विचलित करने वाली घटना है। रमेश जो 40 साल के थे, पेंटर का काम करते थे। अपनी बीवी 38 ईयर्स की, 2 बच्चे 14 और 12 साल की 2 बेटियां, 11 साल का बेटा। उनकी हत्या करने के बाद में खुद बरवाला और अग्रवा रोड के ऊपर जाकर के गाड़ी के सामने कूद गए, आत्महत्या कर ली। और अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हमने की है, वो पता लगा कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। और इसी एक ही ख्याल से कि मैं अगर मोक्ष कैसे प्राप्त करूं इस दुनिया के अंदर, मेरा जो है मन लगता नहीं है, और अगर मैं चला जाता हूं दुनिया से तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। इसी ख्याल से उसने जो इतना बड़ा जघन्य अपराध जो है ना उसको अंजाम दिया है। उसकी डायरी भी मिली है, लिखा है उसमें कि खीर के अंदर कोई नस्ली चीज़ें खिलाई हैं ताकि बच्चे बेहोशी और कम चले जाए। और पोस्टमार्टम के बाद में एक्जैक्टली पता लगेगा क्या खाया था क्या नहीं खाया था। और फिलहाल जो वेपन ऑफ ऑफेंस जो है वो देसी भाषा में उसको रुम्बा बोलते हैं। उसका फल भी होता है और हैवी वेट का भी होता है। उससे चोट मार करके और बच्चों को, अपनी बीवी की जो है हत्या की और जो है अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर गया। बहुत ही अफसोस की बात है। और इस प्रकार के व्यक्ति जो बहुत ही अंतर्मन में अपना कोई ख्याल रखते हों, या बहुत ही समझो कि ये मान के चल रहे हों कि मेरा क्या काम इस दुनिया में, दुनिया मेरे काबिल नहीं है और मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा कि ऐसे लोगों के ऊपर नज़र रखने की आवश्यकता है। ऐसे आदमी की काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत है। सिरसा कोर्ट में वकील और महिला पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी को लेकर वकील दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। वकीलों का आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी ने उनके साथी वकील का कॉलर पकड़ लिया, जिसको लेकर वकील कल भी नो वर्क पे थे और आज भी हड़ताल पर हैं। वकीलों का कहना है कि जब तक महिला पुलिसकर्मी पर मामला दर्ज नहीं होता उनकी हड़ताल जारी रहेगी। कि एक प्रोटेक्शन पिटीशन लगी हुई थी, उसमें हमारे साथी हैं ठाकुर जांगड़ा जी, वो वकील थे। तो ये सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ये भी उसमें वकील थे। तो उनका आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया था और वो जो पिटीशन थी, वो जो लेडी है वो उसने अपनी वापस ले ली। विड्रा करने के बाद पता नहीं वो जो ये सब इंस्पेक्टर है गुरमीत कौर शायद उसका नाम, तो
उसको पता नहीं उसमें क्या इंटरेस्ट था उस मामले में। वो कहती इसमें 164 की स्टेटमेंट करवाऊंगी मैं इस लड़की। तो वकील साहब ने कहा कि जब लड़की सहमत है, लड़की कुछ अपनी जो पिटीशन है वो विड्रा कर रही है, तो आप इसमें कौन पार्टी हो? इस बात को लेकर उनकी कहा सुनी होते ही ये सेक्रेटरी साहब वहाँ मौजूद थे। इन्होंने बताया मेरे को कि उसने कॉलर पकड़ लिया वकील साहब। ये बहुत संगीन मामला है कि एक सेशन जज की कोर्ट में पुलिस वालों का ये व्यवहार हो, तो इससे कोई बुरी बात नहीं हो सकती। जबकि उस लेडीज़ का, उस महिला पुलिस अधिकारी का वहाँ पे कोई काम ही नहीं था उस कोर्ट में, वो वहाँ जाना ही नहीं उसको चाहिए था। ये मामला हमने एसपी साहब के भी संज्ञान में लाए हैं और सेशन जज साहब के संज्ञान में भी लाए हैं। अभी हाई कोर्ट के जो जस्टिस आए हुए हैं उनके भी संज्ञान में अभी लाना है। 11:30 बजे का हमें टाइम दिया हुआ है। ये मामला था और हम कल से नो वर्क पे हैं और तब तक नो वर्क पे रहेंगे जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिलेगा और उस मामले में उस लेडीज़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी और FIR लॉज नहीं होगी, तब तक हम काम पे नहीं जाएंगे। ये हमने कल फैसला ले लिया था। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। पिहोवा बस स्टैंड पर एक मारुति स्विफ्ट गाड़ी में अचानक आग लग गई। हालांकि 3 जिंदगियां आग की भेंट चढ़ने से बच गई। गनीमत यह है कि तीनों व्यक्ति 5 मिनट पहले गाड़ी से उतरकर कुछ सामान लेने के लिए सामने दुकान पर गए थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि गाड़ी में धुआं निकल रहा है और आग लगी हुई है, वे तुरंत गाड़ी के पास पहुंचे और पब्लिक के सहयोग से सभी ने मिलकर आग बुझाने का काम किया। उसके 20 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले वे पब्लिक के सहयोग से आग बुझा चुके थे और गाड़ी पटियाला के बीबीपुर गांव से है। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह, कहाँ से हो आप? मैं ये बीबीपुर पंजाब से ही। बीबीपुर पंजाब से? कौन से जिले में पड़ता है ये? पटियाला जिले में पड़ता है। पटियाला जिले में। कैसे आग लगी आपकी गाड़ी में? हम खड़ा के गाड़ी ना इधर चले गए थे लोग लगा के। अच्छा। ऑटोमेटिक हम जब आए देखे आग लग रही थी अचानक। आपको क्या लगता है गाड़ी में आग कैसे लगी? अभी तो देख के पता लगूगा ही। मिस्त्री को दिखाया आपने? मिस्त्री अभी कोई नहीं आया ही। कामचोहरपुर कला के 20 वर्षीय युवा ने कंप्यूटर अल्फाबेट व रिवर्स टाइपिंग में रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने पर घर पर बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा गया है और लोगों और परिजनों ने इतिहास रचने वाले युवा का हौसला बढ़ाया। परिजनों में खुशी का माहौल बना हुआ है। घर पर लोग बधाई देने आ रहे हैं और युवा के हौसले को सलाम कर रहे हैं। सर, इसके लिए मैंने पहले बुक सर्च की थी गूगल पे की। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में पता था, थोड़ा फ्रेंड ने बताया था, तो फिर 6 मंथ से मैं इसकी तैयारी कर रहा था इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए। और मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया अल्फ़ाबेट और एक रिवर्स अल्फ़ाबेट में। एक सिंपल अल्फ़ाबेट को 1.84 सेकंड में किया, जो कि पहले मनोज वर्मा ने 2.16 सेकंड में किया था। और रिवर्स टाइपिंग में Z2A, उसमें मैंने 2.63 में अपना रिकॉर्ड कायम किया और जो कि पहले रणकर फ्रॉम त्रिपुरा से था 3.16 था। इसमें मैंने दो रिकॉर्ड ब्रेक किए। अल्फ़ाबेट A to Z नॉर्मल टाइपिंग होती है सर और Z to A रिवर्स टाइपिंग होती है। तो इसमें कितना अंतर होता है? क्या आम आदमी इसको कर पाता है? सर, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। नॉर्मल आदमी तो बहुत टाइम में कर पाएगा इसको। फरीदाबाद के सबसे बड़े अस्पताल बादशाह खान में मरीजों को दवाइयों के लिए बाहर भेजा जा रहा है। अस्पताल में दवाइयों का पूरी तरह से टोटा बना हुआ है। यहाँ पर अपना इलाज कराने आए लोग जब दवाइयाँ लेने के लिए सिविल अस्पताल के स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ से उनको मायूस होकर लौटना पड़ता है और ना चाहते हुए भी दवाइयाँ बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। हालांकि अस्पताल के PMO डॉक्टर सविता यादव ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी दवाइयाँ उपलब्ध करा दी जाएंगी। दवाइयाँ देखिए सारी उपलब्ध हैं। कोई इक्का दुक्का कोई दवाई जो है वो हो सकता है, क्योंकि वेयर हाउस में कुछ मेडिसिन है जो कि क्वालिटी चेक के प्रोसेस से गुजर रही हैं, तो वो भी 1-2 दिन में उपलब्ध हो जाने चाहिए। मेरे ख्याल में 1-2 दिन के अंदर ही ये दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएंगी। हाँ, वैकल्पिक जो दवाई है वो उपलब्ध करा दिया जाता है और अब हमारे पास ज़्यादातर दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। पहले जैसे एंटी रेबीज़ और ये हीमोफीलिया फैक्टर्स, ये सब भी हमारे बहुत पहले नहीं अवेलेबल होते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये अवेलेबल होते हैं और ये भी हो सकता है हम कल ही अगर वेयर हाउस पे अवेलेबल हो जाती है तो ये ला देंगे और या दूसरे उससे अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारावती है। तारावती जी, दवाई डॉक्टर ने दी है पर आधी दवाई आपको मिली है, क्या वजह है ऐसी? वो है नहीं, कहीं ना कोई बाहर से ले लो, हमारे पास नहीं है। सरकार सुविधा दे रही है, आखिर ये जो महंगी दवाई है उसे बाहर के लिए बोल देते हैं, जबकि इनके पास रहती है, देती नहीं है। क्या कहेंगे उसके लिए? पता नहीं सर जी, अब हमें क्या पता है कि जब नहीं है, हम तो ये कह दी कि बाहर से ले लो। डॉक्टर ने लिखी है अंदर से? हाँ, अंदर से लिखी। इनके पास मौजूद दवाई नहीं है।
इन्होंने जो कह दी बाहर से ले आओ। कौन सा हॉस्पिटल है ये? बीके सफीदों में आए दिन हो रहे सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व शहर के अधूरे पड़े कार्य करवाने को लेकर नरेश चांगड़ा के नेतृत्व में सफीदों के दर्जनों समाजसेवियों ने एसडीएम आनंद कुमार शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। समाजसेवियों ने एसडीएम आनंद शर्मा से अपील करते हुए गुहार लगाई कि नगर में कई सड़कों की हालत खस्ता हुई है। गड्ढों की वजह आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, जबकि टेंडर छूटा हुआ है लेकिन ठेकेदार कार्य पूरा नहीं कर रहा है। वहीं एसडीएम सफीदों ने भरोसा दिया है कि बहुत जल्द अधिकारियों से मीटिंग करके समाधान किया जाएगा। समस्याओं को लेकर एक पहुंचे सर। जो भी समस्या है उनका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाएगा जी। और इस पर मैं जल्दी आज या कल में मीटिंग बुलाऊंगा जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ, और इसको जल्दी से जल्दी समाधान करवा। 2 साल से लंबे अरसे समय हो गया है। जो शहर का जो मुख्य मेन मार्ग है पानीपत रोड, वो भी 2 साल पहले उसका निर्माण कार्य चालू हुआ था, लेकिन वो जैसे 1 महीना चला उसके बाद फिर बंद हो गया, 15 दिन चला फिर बंद हो गया। मार्केट के भाइयों ने और सभी साथियों ने मिलकर, जितने भी सफीदों के गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं, इन सब ने मिलकर एक पीछे धरना दिया और सरकार को पहले अल्टीमेटम दिया, उसके बाद फिर धरना दिया। ये बात लगभग 1 साल के आसपास हो गई है। तो प्रशासन ने उस काम को चालू कर दिया गया और उसके बाद फिर जैसे ही थोड़े टेम्परेरी काम करने के बाद उसके बाद फिर बंद कर दिया गया। इसी तरीके से मैं उसके बाद बात करूं गर्ल कॉलेज की, अगर बात करें गर्ल कॉलेज की बड़ी दिक्कत है। वहां पर पानी की निकासी नहीं होने के कारण रोज आए दिन प्रतिदिन जो है एक्सीडेंट होते हैं। फरीदाबाद नगर निगम का विस्तार और विकास करने के नाम पर भले ही 24 गांवों को नगर निगम में शामिल करा दिया गया है, लेकिन 24 गांव के 64 ट्यूबवेल ऑपरेटरों को इसका फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि इन शामिल किए गए 24 गांवों के 64 ट्यूबवेल ऑपरेटरों को पिछले 11 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उन्हें घर चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए आज दर्जन भर ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने नगर निगम पहुंचकर अपनी तनख्वाह की मांग करते हुए नगर निगम कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने तनख्वाह को लेकर कोई धरना प्रदर्शन नहीं दिया है और फिर भी वे सरकार के साथ हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें उनकी तनख्वाह दी जाएगी। नगर निगम में शोधित के गांव मचगर का ट्यूबवेल ऑपरेटर हूँ। पिछले 11 महीने से तो कोई वेतन नहीं मिल रहा। 11 महीने से पहले भी हमारा 2 साल का एरियल रुका हुआ है जी। कमिश्नर साहब के पास हमने बार बार आने की, मिलने की कोशिश करी है, कभी हमें कोई मुलाकात नहीं हो पाती। मैडम से बोलते हैं तो मैडम बोलती है कि आपका रिकॉर्ड आया नहीं है। 3-4 चिट्ठी लिख दी। उसके बाद हमें डीसी साहब के माध्यम से लेबर कोर्ट ही पहुँचे हैं। लेबर कोर्ट से भी कोई संतुष्टि नहीं, वहाँ से भी ये बोला जाता है कि आपका रिकॉर्ड नहीं आया है। कितने गाँवों के लोग हैं और ये लगभग हम सर 24 गांव के जो निगम में शामिल हुए उसी के 24 गांव में से यहाँ पर 17 गांव के ऑपरेटर यहाँ हैं, कुछ नहीं है। अच्छा। आज हमें बुलाया था, हमें आश्वासन दिया कि आप अपना रिकॉर्ड अपने हाथ से लाओ। मैनुअली हम ला के दे रहे हैं। तो अब इसमें कुछ कमियां बता दी हैं, जैसे कि फैमिली आईडी रह गई, किसी की मार्कशीट नहीं ले, तो हमें इनको भी दोबारा मंगलवार या बुधवार में कर दोबारा देने आएंगे। मगर हम आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहते हैं, सरकार के कानों तक पहुँचाना चाहते हैं कि भैया हमारा भी कुछ करो। हम सरकार के साथ हैं, अब भी थे, पहले भी थे, हमने धरने पे भी नहीं बैठे। हमने विश्वास किया। कितने लोग हैं टोटल? लोग 64 लोग हैं सर। 64 कर्मचारी 24 गाँव। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।